हर पर्सन उसके गोल वाइज खुद को ट्रेन करता है, फिर उसे बॉडी बिल्डिंग करना है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। टेयर दैट मीन्स कंप्लीट टेयर। अगर उस पर्सन की कंप्लीट टेयर है तो उसे ऑब्वियसली उसको ऑपरेशन करना है। तू जिम मत जा, हार्ट अटैक आ जाएगा तेरे को वर्कआउट के टाइम। एक्सरसाइज से हमें हार्ट अटैक नहीं आता। हार्ट अटैक क्यों आता है? जैसे कि कोई पर्सन जब जिम में जाता है तो उसने पहले तो गणपति विसर्जन के समय नाचते समय एक आदमी वही गिर गया। फीमेल्स मेल्स की तरह बल्किंग नहीं होगी बिकॉज ऑफ वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं यहाँ पे फीमेल्स को। जब एट द एज ऑफ 50 और 55 के बाद पोस्ट मेनोपॉज उनके बोन्स वीक हो जाते हैं। इंजर्ड जो क्लाइंट रहते हैं मैं उनको भी मैंने ट्रेनिंग करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है। तो बेसिकली मेरे क्लाइंट को नी अर्थराइटिस था। ऑलरेडी उनका बॉडी वेट भी, बॉडी फैट परसेंट भी बहुत बढ़ गया था। जस्ट कार्डियो करते करते उनके साथ बात करना है ताकि क्लाइंट कंफर्टेबल रहे। ओवरहेड प्रेस मूवमेंट्स नहीं देना है, लेग प्रेस, वर्टिकल लेग प्रेस नहीं देना है या डिक्लाइन चेस्ट प्रेस नहीं देना है। इससे उनका तो गाइज वेलकम बैक टू पॉड स्पेक्ट्रम। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले विराज सर के साथ, जो हम लोग ने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। इट वाज मोर अबाउट द टेक्निक्स, सर ने फिटनेस को एज करियर क्यों चुना। इसमें हम ज्यादातर डिस्कस करने वाले इंजरीज के ऊपर, इंजरी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले जिम में हार्ट अटैक क्यों होते हैं लोगों को, वो टॉपिक को भी हमने कवर किया है काफी अच्छे से। एंड लड़कियों को क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए, बिकॉज बहुत मिसकंसेप्शंस है व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उन्हें भी क्लैरिफाई किया गया है। सो पूरा एपिसोड अंत तक देखिए। सर अपने अगले सेगमेंट में जाते हुए, बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट एंड बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट में क्या डिफरेंस है? बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट में जो वर्कआउट की रेप रेंज होती है वो 8 to 15 रेप रेंज के आसपास होती है। सेम वे से अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अप्लाई करते हो तो वहाँ पे वर्कआउट की जो रेप रेंज होती है वो 1 to 6 लेवल पे होती है, जहाँ पे लोड बहुत मैक्सिमम होता है। दोनों के जो फायदे हैं वो टोटली थोड़े से डिफरेंट है। जहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब मसल की साइज गेन होना। सो वन इज द सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी एंड सेकेंड इज मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी मतलब क्या? हमारी जो ह्यूमन बॉडी जो बनी है वो सेल से बनी है और हमारे मसल सेल्स के अंदर देयर आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सब्सटेंस, जो 4 चीजें होती है। जैसे कि एग्जाम्पली वन इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सेकेंड इज ग्लाइकोजन, थर्ड इज क्रिएटिन फॉस्फेट एंड फोर्थ इज वाटर। ओके, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सब्सटेंस है। जब कोई बॉडी बिल्डर 8 to 15 रेप रेंज के अंदर वर्कआउट करता है तो अराउंड वो एक 60% लोड कैरी करता है उसके 1 रेप मैक्स पे। 60% लोड कैरी करना मतलब क्या? जैसे कि एग्जाम्पली फाइनल उसने 8 रेप्स लगाए, बट उस 8 रेप्स में उसने वो लोड कैरी किया हुआ है जहां पे वो 8वें रेप्स पे उसको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, वो वहां पे फेल होने के पॉइंट पे। दैट इज सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। जहां पे क्या होता है, ये जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सब्सटेंस होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं, जिससे आपके ग्लाइकोजन के स्टोरेज बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन के स्टोरेज बढ़ने के वजह से आपकी मसल्स की साइज की हाइपरट्रॉफी होती है। 1 ग्राम ग्लाइकोजन पुल करता है 3 ग्राम ऑफ वाटर। सेम वे से अगर मैं मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी पे अगर जाऊंगा तो वहां पे जो 1 to 6 रेप रेंज की जो हाइपरट्रॉफी होती है वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल सब्सटेंस ब्रेक होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल सब्सटेंस मतलब क्या? हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स के अंदर जो सबसे जो स्मॉल मसल टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक होते हैं। उसे बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन, ये ब्रेक होते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि जब भी 1 to 6 रेप्स में जो लोड आप कैरी करते हो वो टाइम पे आपकी जो हाइपरट्रॉफी होती है उसे बोलते हैं मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी। ओके, दोनों के बेनिफिट्स अलग है। मोस्टली बॉडी बिल्डर जो रहेंगे वो एस्थेटिकली उनकी बॉडी शो होती है, ओके, रिप्ड होते हैं वो। सेम वे से अगर जो स्ट्रेंथ एथलीट होते हैं उनके रिलेटेड जो फायदा होता है वो उन्हें फंक्शनैलिटी का बेनिफिट ज्यादा मिलता है। फंक्शनैलिटी मतलब डे टू डे लाइफ में जो कैरी इफेक्ट जो ज्यादा है वो उन्हें वहां पे अच्छे से मिलता है। सो हर पर्सन उसके गोल वाइज खुद को ट्रेन करता है, फिर उसे बॉडी बिल्डिंग करना है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन उसको। हाँ, राइट। अगले सेगमेंट में बढ़ते हुए, काफी मिसकंसेप्शंस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेके, लाइक हार्ट अटैक्स होते हैं, तो फिर
बेसिकली कैसा होता है कि बहुत सारे जो जिम में आते हैं दे थिंक कि, या फिर उनके घर वाले बेसिकली बोलते हैं अरे तू जिम मत जा, हार्ट अटैक आ जाएगा तेरे को वर्कआउट के टाइम। तो सर ये बेसिकली ये मिसकंसेप्शन है, तो आप इन पे कैसे क्लैरिफिकेशन दे सकते हो? ओके, ये सही सवाल आपने पूछा। देखो, मुझे ऐसा बोलना है कि एक्सरसाइज से हमें हार्ट अटैक नहीं आता। हार्ट अटैक क्यों आता है? जैसे कि कोई पर्सन जब जिम में जाता है तो उसने पहले तो जिम में जो कोई भी सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस मैनेजर से उसने कंसल्ट करना चाहिए। वॉट जो उसकी मेडिकल कंडीशन है प्रेजेंट में या पास्ट में, वो उसने अपने फिटनेस ट्रेनर को या मैनेजर को बतानी चाहिए। उसके बाद उसकी फिटनेस टेस्ट लेनी चाहिए और उस वे से उसके बॉडी के कंडीशन वाइज उसकी फिटनेस टेस्ट लेके वहाँ पे कार्डियो टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ एंड आइडियल बॉडी कंपोजिशन, उस वे से उसके वर्कआउट का एक शेड्यूल बनाया जाता है। बट जब कोई पर्सन विदाउट ट्रेनर को इन्फॉर्म किए जब खुद के वे से वो एक्सरसाइज करता है और जो भी एक्सरसाइज करता है वो बॉडी के लिमिट्स को बियॉन्ड द पॉइंट पुश करके जब वो करता है, तो कोई भी हम जब एक्सरसाइज बियॉन्ड द पॉइंट पुश करके हम जब करते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो मुझे ऐसा बोलना है, अगर वो चीज़ हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे तकलीफ होगी। रिसेंटली न्यूज़ में एक वीडियो आया था जहाँ पे गणपति विसर्जन के समय नाचते समय एक आदमी वही गिर गया, उसे हार्ट अटैक आया। ओके, तो वो भी एक एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो या फिर डांस कर रहे हो या फिर कोई गरबा एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो ऑब्वियसली आप आपके बॉडी को बियॉन्ड द पॉइंट पुश करके वो कर रहे हो। तो वहाँ पे आपको आपकी लिमिटेशंस पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा कहना है कि एक्सरसाइज से प्रॉब्लम नहीं है। सर अगला सेगमेंट बेसिकली सर आपने देखा भी रहेगा एज अ ट्रेनर कि लड़कियों को ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो वो काफ़ी बल्क होंगे एंड मोस्टली वो कार्डियो पे फोकस करते हैं। तो सर आप ये पॉइंट पे इलैबोरेट कर सकते हो कि फॉर गर्ल्स बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी रेलेवेंट क्यों है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जहाँ पे आप आपके स्केलेटल मसल्स, बोन, लिगामेंट्स और टेंडन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहली बात तो फीमेल्स मेल्स की तरह बल्किंग नहीं होगी बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। मेल्स में जो हार्मोन होता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये बेसिकली मसल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सेम वे से फीमेल्स में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, वो उनके बॉडी में फैट की ग्रोथ वहां पे ज्यादा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें मसल्स नहीं है, उनमें मसल्स है बट कंपैरेटिवली मेल्स से थोड़े कम। सेकेंड थिंग इज फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। यहाँ पे फीमेल्स को जब एट द एज ऑफ 50 और 55 के बाद पोस्ट मेनोपॉज उनके बोन्स वीक हो जाते हैं। इट्स लाइक अ स्पंज की तरह। उस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन एंड पोरोसिस मतलब पोरस, पोकल। तो अगर फीमेल्स वर्कआउट करती है तो उससे उनके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी या एनी कंपाउंड या अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट्स वो करती है तो इससे उनके बोन स्ट्रांग होंगे। बिकॉज जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एग्जाम्पल ही करते हैं तो उससे हमारे स्पाइन पे एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी जब हम उस चीज में हम खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने का ट्राई करते हैं। सो जैसे कि एग्जाम्पली जो बोन है, जो बोन के ऊपर जो लेयर है, शैफ्ट जो रहता है, बोन का जो शैफ्ट होता है, तो उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो आगे जाके उनके बोन्स उतने वीक नहीं रहेंगे। दूसरा और एक चीज की इंपॉर्टेंट की प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को में लोअर बैक का पेन ज्यादा रहता है आफ्टर द प्रेगनेंसी। तो अगर वो ये सब फिजिकल एक्टिविटी वेट ट्रेनिंग करती है तो उन्हें उनकी लोअर बैक भी स्ट्रांग रहेगी। अभी तक जो डिस्कस किए सेगमेंट्स में कि क्या बेनिफिट्स होते हैं या फिर क्यों सर्टेन लोगों को मिसकंसेप्शंस है, सो जो अगला सेगमेंट रहेगा इट विल बी सेफ्टी एंड इंजरी से कैसे बचे जिम में वर्कआउट करने के टाइम एंड स्पेशली जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो पहली बात तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है उसके बारे में मैं पहले जानूंगा। ओके, यहाँ पे एज भी बहुत मैटर करता है। सो तो बेसिकली जैसा आपने बताया कि जो लिसनर्स है दे कैन टेक केयर ऑफ इंजरी, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो सर बेसिकली आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें से
किसी को ऐसा था ब्लड प्रेशर इशू या फिर कोई बोन डेंसिटी में, तो आपको काफ़ी एक स्पेसिफिक वे में ट्रेन करना पड़ा? यस, तो मेरे क्लाइंट्स को मैंने वैसे भी, मैं इंजर्ड जो क्लाइंट रहते हैं मैं उनको भी मैंने ट्रेनिंग करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है। सो बेसिकली मेरे क्लाइंट को नी अर्थराइटिस था। ऑलरेडी उनका बॉडी वेट भी, बॉडी फैट परसेंट भी बहुत बढ़ गया था। जो हमारा जो ब्लड फ्लो रहता है वो हमारे विजरल ऑर्गन की तरफ रहता है। सो आप जब वेट ट्रेनिंग करते हो तो फर्स्ट थिंग आपको बॉडी को वार्म करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को वार्म करने से आपका जो ब्लड है वो आपके मस्कुलर स्केलेटल मसल्स की तरफ जाएगा, जिससे बॉडी में एक रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है। देन स्टार्ट विथ जस्ट अ रिकमेंडेड साइकिल एंड उन्हें जस्ट साइकिल पे जस्ट स्लाइटली माइल्ड लेवल पे हिल्स से पुश करके फर्स्ट मैं उनको साइकिल पे कार्डियो देता था। सेकेंडरी डायनामिक स्ट्रेचिंग्स, जिसे हम मोबिलिटी भी बोल सकते हैं, नेक रोटेशन, हिप रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, नी रोटेशन, जितने भी मूवमेंट्स है वो हमें उनको देने। आर्थराइटिस के में भी कंडीशंस होते हैं। सो क्लाइंट की सिवियरिटी क्या है उनको एवरी टाइम हमें पूछना है कि आप कैसा फील कर रहे हो। जब मैं वर्कआउट दे रहा हूँ यहाँ पे पेन तो नहीं हो रहा है, ये आपको एवरी टाइम पूछना है। आप अगर उन्हें स्क्वाट्स भी दे रहे हो तो उतने लेवल पे देना है जहाँ पे वो पेन फ्री रेंज में वो उस स्क्वाट्स को कंप्लीट कर सके। अगर फिर भी उन्हें वहाँ पे तकलीफ हो रही है तो वो नहीं देना है। ऐसे पर्सन्स को हम लेग एक्सटेंशन मूवमेंट्स दे सकते हैं। काफ रेज एक्सरसाइज इज गुड फॉर नी आर्थराइटिस। देन लेग प्रेस मूवमेंट्स, अगर उसकी कंडीशन है उतना लोड जो भी वो अपने पैर पे लेने वाले वो बेयर करने की, तो ही उन्हें देना है, अदरवाइज नहीं। और एक मेरे पास एग्जांपल है, जैसे कि एक क्लाइंट को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, तो वैसे टाइम पे क्या करना है, उनका ब्लड प्रेशर शूट होता था। तो ऐसे टाइम पे ऐसे क्लाइंट को जो आप कार्डियो एक्टिविटी दोगे वो एकदम माइल्ड लेवल पे देनी है। ऐसे लोगों के साथ आप टॉक टेस्ट मेथड से भी आप उनके साथ कार्डियो करना है, मतलब जस्ट कार्डियो करते करते उनके साथ बात करना है ताकि क्लाइंट कंफर्टेबल रहे, एक चीज। दूसरी, जब भी वो वर्कआउट के लिए आएंगे तो उनको ओवरहेड प्रेस मूवमेंट्स नहीं देना है, लेग प्रेस, वर्टिकल लेग प्रेस नहीं देना है, या डिक्लाइन चेस्ट प्रेस नहीं देना है, इससे उनका ब्लड प्रेशर शूट हो सकता है। तो आपको ऐसे मूवमेंट्स देने की जहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहे, जैसे कि सपोर्टेड रोइंग मूवमेंट्स हो गई, या फिर डंबल बाइसेप्स कर्ल्स, या फिर लेग एक्सटेंशन मूवमेंट्स। तो ऐसे आप सपोर्टिव मूवमेंट्स मोस्टली आपको आपके एक्सरसाइज में ऐड करने हैं। एक क्लाइंट था, उसे मेरे शोल्डर इम्पेगमेंट था, तो उनका ऑलरेडी शोल्डर वो पेन में रहता है। तो ऐसे क्लाइंट्स को आप ओवरहेड प्रेस मूवमेंट्स आपको नहीं देना है। आप कोई भी मूवमेंट्स दोगे तो आपको फर्स्ट स्टार्ट विद गो विद द मोबिलिटी, जहाँ पे आपको देखना है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। देन स्टार्ट विद रेजिस्टेंस बैंड, माइल्ड रेजिस्टेंस बैंड। देन स्लोली रेजिस्टेंस बैंड को इंक्रीज करना है, उसमें उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, रोटेटर कफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उस वजह से आप उनको, मैं बेसिकली वैसे मेरे क्लाइंट्स को ट्रेन किया हुआ है। और सर, could I give an example? So basically अगर किसको ACL इंजरी जैसा कुछ होता है और उन्होंने ऑपरेट नहीं किया अभी तक बॉडी को, डॉक्टर ने एडवाइस किया आप ऑपरेट ना करिए नी को, आप थोड़ा मोबिलिटी ट्रेनिंग या ऐसे, तो उसको वेट ट्रेनिंग कंसिडर करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? देखो, ACL मतलब क्या, ACL टेयर मतलब क्या? ACL ये हमारी एक लिगामेंट है, उसे बोलते हैं हम एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, जो मेरे नी के बीच में रहती है। और ये लिगामेंट का काम है नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। और अगर ये ब्रेक होती है, उसके भी टेयर्स होते हैं, ग्रेड 1 टेयर, ग्रेड 2 टेयर, दैट मीन्स पार्शियल टेयर, एंड ग्रेड 3 टेयर, दैट मीन्स कंप्लीट टेयर। अगर उस पर्सन की कंप्लीट टेयर है तो उसे ऑब्वियसली उसको ऑपरेशन करना है। पार्शियल टेयर या माइल्ड टेयर रहेगा तो ऑब्वियसली वो रिकवरी के लिए उसको टाइम जाएगा। उसका अगर डॉक्टर के साथ जो भी है, मतलब स्ट्रेंथनिंग रिलेटेड या जो भी है, उसका मेडिकेशन अगर कंप्लीट हो चुका है और अभी उसको सजेस्ट किया है कि फिजियोथेरेपिस्ट, एंड देन उसके बाद वो जब जिम में आ रहा है और जिम में उसे बोला है कि उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो बेसिकली ऐसे पर्सन को जस्ट गो विद द स्लो एक्टिविटी, सपोर्टिव एक्टिविटी उसको ज्यादा देनी है, उसके स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग पे भी उसके कॉन्सेंट्रेट करना है। ये बेसिकली उसे ट्रेन करना है। सर, पॉड स्पेक्ट्रम पे आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाल के आप आए, ये हमारे साथ डिस्कस किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के ऊपर। सर, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आई नो, मुझे मालूम है कि मैंने आज जो नॉलेज शेयर किया है मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है आपको शेयर करके। एंड जो लिसनर्स जो भी ये सुन रहे होंगे, ये जो देखेंगे, तो ऑब्वियसली उनके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे वो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन फ्यूचर एपिसोड्स।
तो दोस्तों ये था हमारा पॉड स्पेक्ट्रम हिंदी एपिसोड का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल एपिसोड। बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।